हेडर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ये जो क्लास होगी बेसिकली सेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं पे बेस्ड होगा। अभी सीजी सेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो रहेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स की इस क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासेस में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो नाभिक होता है उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इसके बाद नाभिक को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल दिए गए थे, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट मॉडल है हम लोग का लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेल मॉडल। ये भी नाभिक के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें से हम लोग का स्पॉन्टेनियस डीके में अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन, ठीक है। संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके इसके सिवा कुछ और जो अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी देखेंगे। रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम लोग पार्टिकल्स के बारे में, उसके कन्वर्जेशन लॉ के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो डीके से रिलेटेड होगा, ठीक है। डीके कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो सकता है कि भविष्य में पूछें। अभी तक इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ये जो होगा बेसिकली कोशिश करेंगे 4 वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इसे कंप्लीट करने की। तो पहला वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग, ये होगा हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल पे बेस्ड होगा। इसके बाद जो कल का टॉपिक होगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड होगा। और उसके बाद एक जो क्लास लगेगा वो एलिमेंट्री पार्टिकल पर, और एक क्लास जो है वो डीके पर। ये जो टॉपिक होते हैं ये सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, और हम लोग आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर मैं आपको सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बता दूँ तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और न्यूक्लियर सेल मॉडल से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछे जाते, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, और यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। एलिमेंट्री पार्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन, और यहाँ से कभी कभार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मिनिमम 5 से लेके यहाँ 8 तक क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। इतने रेंज में इसमें क्वेश्चन हर साल जो है वो पूछा गया है। अगर इसका एवरेज निकालें
तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जा रहा है। तो ये सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और साथ ही साथ ये टॉपिक पढ़ना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं, ठीक है, ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तब आप इसके क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज से क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जो है इसका आप बेसिक देख लेते हैं कि ये आखिर न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हम लोग का होता है एटॉम, ठीक है। ये हम लोग का एटॉम है पूरा। इसमें क्या होते हैं, इसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, इसके सेंटर पे जो है ये नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है गति करते रहते हैं। अगर हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में बात करें, ठीक है, एटॉम के साइज के बारे में बात करें, तब ये हम लोग का इसका जो साइज होता है या फिर इसका रेडियस बोल दें, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के अराउंड होता है। अगर हम लोग इसे मीटर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻10 मीटर, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, एक एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जीरो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर इसे हम लोग एटॉम को अगर हम लोग जूम करके देखें तब इसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक पाया जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग रेडियस देखें, ऐसे इलेक्ट्रॉन का साइज जो है अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इसे हम लोग एक पार्टिकल की तरह डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो एस्टिमेट किया जाता है कि इसका जो रेडियस होगा वो 10⁻⁻16 सेंटीमीटर, ठीक है। या जनरली आप लोग इसे मीटर में भी याद रखेंगे, ठीक है, 10⁻16 सेंटीमीटर या फिर -18 मीटर से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नाभिक में दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक हम लोग का होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक क्या होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम दिखाया गया है, एक जो है रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में, ये दो अलग अलग पार्टिकल को दिखा रहा है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक का साइज होता है हम लोग का, ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियर रेडियस के बारे में बोलें तो ये जो है अराउंड 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसके रेंज में जो है ये होता है। कभी कभी इसे 10⁻⁻14 भी लिया जाता है और इसे 10⁻⁻15 भी लिया जाता है। अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज के बारे में बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में हैवी पार्टिकल भी होते हैं और इनका साइज जो है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, यानी कि अराउंड 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻16 मीटर के अराउंड होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रोटॉन होता है ये भी हम लोग का एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, मतलब इसके अंदर भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल से जो है वो मिल के बना हुआ होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से जो नाभिक होता है ये ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। आगे के एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लासेस में जो है वो क्वार्क्स के बारे में देखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दोनों जो है वो क्वार्क से मिलके बने हुए होते हैं। क्वार्क्स क्या होता है, क्वार्क जो है सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक है, किसका, नाभिक की संरचना का। इसके बारे में डिटेल में हम लोग तीसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है नाभिक के बारे में कुछ बेसिक।
अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है उसे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो कैपिटल एक्स दिख रहा है ये जो भी नाभिक है, ठीक है, उसको दिखाएगा। और ये जो ए है, हम लोग का ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है। इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको। ठीक है, और A माइनस जेड जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, क्योंकि A क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसे हम लोग मास नंबर या द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और Z इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ हम लोग का जो लेक्चर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है मिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हिंदी ही रहेगा, आप लोग बोल सकते हैं कि हिंदी मीडियम का क्लास है करके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि ये ए हो गया हम लोग का। ठीक है, ए क्या होता है, ए हम लोग का होता है मास नंबर। ठीक है, ए हो गया, जेड हो गया, और क्या हो गया, एन हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, आइसो बार। ठीक है, आइसो बार्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे नाभिक जिनके लिए ए क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और जेड और एन क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे नाभिकों को हम लोग बोलेंगे आइसो बार बोलेंगे। ठीक है, सीजी सेट में एक बार क्वेश्चन आया था आइसो बार एक मतलब वो जोड़ी मिलाओ टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आइसो बार दिया था। ठीक है, आइसो आइसोटोप दिया था। ठीक है, और दिया था आइसोटोन्स दिया था, और दिया था आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है, जिसमें Z इक्वल हो, ऐसे नाभिक जिनके लिए परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर हो, Z जो है वो इक्वल हो, और A क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे नाभिकों को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें N इक्वल हो और बाकी क्या हो, डिफरेंट हो। एक आता है आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं, इनमें A और Z क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ए और जेड इक्वल होते हैं, बट एनर्जी, ठीक है, और टाउ, लाइफ टाइम, ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। इसके बाद एक आता है हम लोग का लास्ट, मिरर न्यूक्लियस। मिरर न्यूक्लियस, मिरर न्यूक्लियस क्या होता है, ऐसा नाभिक जिसके लिए ए क्या हो, इक्वल हो। ऐसे नाभिक का पेयर जिसके लिए ए क्या हो, इक्वल हो, लेकिन Z
और एन जो है वो सेम हो लेकिन अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि मतलब जिनके लिए जेड और एन क्या हो, अलग अलग हो। अगर मान लेते कि हम लोग के पास एक ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और जेड वन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एन वन है। तो इसका और एक न्यूक्लियस है हम लोग के पास, उसका भी क्या है, मास नंबर ए है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जेड टू है, और उसका न्यूट्रॉन नंबर क्या है, एन टू है, ये एन वन है। ठीक है, तब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियस बोलेंगे अगर ए तो इक्वल है इनका, ठीक है, जेड वन इक्वल टू किसके बराबर हो, एन टू के बराबर हो, और जेड वन जो है वो एन टू के बराबर हो, और जेड टू जो है वो एन वन के बराबर हो, तब इसे हम लोग बोलेंगे आइजो, सॉरी, इन्हें हम लोग बोलेंगे मिरर न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ जो है महत्वपूर्ण बात। इसके बाद आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का वो है साइज। जो नाभिक का साइज होता है वो अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, या आप बोल सकते हैं 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखें, इसका जो एनर्जी होता है, एनर्जी अराउंड, ये जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जो न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। इनका जो एनर्जी होता है वो अराउंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, इनका रेडियस अगर हम लोग देखें, जो रेडियस आर होता है वो किसके समानुपाती होता है, ए की पावर 1/3 के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आर जीरो। ठीक है, जो रेडियस आर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, आर की पावर 1/3 होता है। आर की पावर 1/3 होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका जो है ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चौथा टॉपिक है हम लोग का अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जो आर जीरो का वैल्यू होता है ये होता है हम लोग का अराउंड 1.2 फर्मी। ठीक है, या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर बोल सकते हैं। फोर्थ, मास डेंसिटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान घनत्व। नाभिक का द्रव्यमान घनत्व कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसका जो द्रव्यमान घनत्व होता है वो होता है अराउंड 10⁻17 kg पर मीटर का क्यूब। ठीक है, एक यानी कि एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 10⁻17 kg। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर हम लोग बॉक्स लें उसमें सिर्फ नाभिक को भरें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 10⁻17 kg। ठीक है, अर्थ के द्रव्यमान से भी ज़्यादा हो जाएगा। पांचवा, नंबर डेंसिटी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ ये याद रखेंगे कि ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो है नियत होता है, ये नहीं बदलता। इसका जो वैल्यू है वो अराउंड 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है।
उसके बाद आता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी या संख्या घनत्व। ठीक है, संख्या घनत्व क्या होता है, यानी कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, जो नाभिकीय कण होते हैं उनका घनत्व कितना होता है, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 10 की पावर 44 न्यूक्लियॉन पर मीटर का क्यूब। यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब का आयतन हम लोग लें, ठीक है, तो उसमें जो है लगभग 10 की पावर 44 क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, 10 की पावर 44 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये होता है नंबर डेंसिटी। उसके बाद छठवां आता है हम लोग का 6 न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब इस नाभिक के अंदर चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, सेट में इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये नॉट नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। इसका द साइज ऑफ लाइटर न्यूक्लियर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मॉडलिंग। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जो चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, उसे इस फॉर्मूले से रो जीरो 1 प्लस आर आर माइनस बाई ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू अराउंड 0.54 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड किस में करता है, देखो अ, जैसे जैसे हम लोग नाभिक के अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बाहर की ओर जाते हैं तब उसके जैसे ही उसके सरफेस के पास पहुंचते हैं तब उसका स्ट्रक्चर, सरफेस का स्ट्रक्चर और अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। तो इसी कारण इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जहाँ पे ये 90% होता है और जहाँ पे ये 10% होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को एक पैरामीटर टी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 4.4 इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टी बटे 4.4। और ये जो टी है वो अलग अलग नाभिक के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए ये जो ए का वैल्यू है, ठीक है, ये ए का वैल्यू भी अलग अलग नाभिक के लिए जो है वो अलग अलग होता है। अब लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, ये जो है रेडियस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे रेडियस जैसे जैसे हम लोग ये सरफेस में पहुंचते हैं तब इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है, डीके होने लगता है। ठीक है, ई के पावर आर के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। हमारे लिए इसमें इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ग्राफ अगर आप पूछ ले तो ये जो ग्राफ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का जो है ग्राफ रहता है। ये जो है रेडियल डिपेंडेंट होता है, मतलब रेडियस पे डिपेंडेंट करता है, और एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डीके होते जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है जो नाभिक होता है, नाभिक का साइज जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रॉपर्टी, नाभिक का साइज जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। इसमें जो है ये थोड़ा सा जो है वो डिफॉर्म्ड होता है स्फेरिकल शेप से। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एवरेज रेडियस निकालते हैं। ठीक है, नाभिक का जो साइज है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाभिक का जो साइज है वो पूरी तरह से स्फेरिकल ना होकर थोड़ा सा ऐसा पैराबोला टाइप का, ठीक है, या इस टाइप का जो है वो रहता है। तो इसीलिए इसका जो है एवरेज रेडियस निकालते हैं। और एवरेज रेडियस का वैल्यू कितना होता है, एवरेज रेडियस का वैल्यू होता है हम लोग का T/5 आर स्क्वायर, जहाँ पे आर का वैल्यू, आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, जो कि मास नंबर पे डिपेंड करता है, ये वाला रेडियस है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है पैकिंग। अच्छा, मास डिफेक्ट देख लेते हैं। मास डिफेक्ट डेल एम। देखो, जब हम लोग आ, नाभिक जब नाभिक बनता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन से मिलके जब नाभिक बनता है तब उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। आगे डिफ्यूजन, सॉरी, क्या बोलते हैं हम लोग का, फ्यूजन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि दो नाभिक जब मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तब उसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो
जिसके कारण इसका जो मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्चुअली जितना मास होना चाहिए उससे इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे दो दो तरह से जो है वो दिया जाता है। अगर न्यूक्लियर मास के टर्म में देखें तो जेड एम पी प्लस एन एम एन, मतलब जितना उसमें प्रोटॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गुणित एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन का मास, इतना उसका मास एक्चुअल मास होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होता। इसका उसका जो मास होता है वो होता है एम एन, इसे हम लोग न्यूक्लियर मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों में जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। या एटॉमिक मास के टर्म में कैसे दिया जाता है, एम ए माइनस ए, जहाँ पे एम ए क्या है, एटॉमिक मास है। यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, जो एम एन है वो क्या है, न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास। यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसका मास है, नाभिक का मास है। ठीक है, और एम ए ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर मास एम एन प्लस जेड इंटू ई, सॉरी जेड इंटू एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास। क्योंकि एक एक जो हम लोग का एटॉम होगा, ठीक है, एटॉम में क्या होंगे, जितना प्रोटॉन है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी अगर उसमें हम लोग ऐड कर दें न्यूक्लियस के मास में, तब ये क्या होता है, मास, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नाभिक का मास है और ये एटॉम का मास है, नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन का मास है। एक्चुअली होता क्या है कि एम एन का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इस टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास में ये टर्म भी आता है। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस मास नंबर जो होता है इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का नाइन्थ प्रॉपर्टी है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोग को बताता है कि कितना क्या बोलना चाहिए, मास डिफेक्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए अपॉन ए। ठीक है, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग को बताता है कि कितना मतलब एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कितना उसके मास में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जब वो न्यूक्लियस बना है, ठीक है, तब उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि कितना जो उसमें मास डिफेक्ट आया है। मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा आता है, जो हम लोग का क्या बोलना चाहिए, मास है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो स्टेबिलिटी को बताता है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम लोग का क्या है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, एम ए इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, नाभिक जो है वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। और एफ इज लेस देन जीरो है, ठीक है, ये कंडीशन याद रखेंगे, एफ इज लेस देन जीरो है या एम ए इज लेस देन ए है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, ये क्या होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ज़्यादा स्थायी। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन है जो हमें स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब नाभिक बनता है, ठीक है, तब जो एनर्जी उत्पन्न होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, डेल एम सी
स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे डेल एम क्या बता रहा है, मास डिफेक्ट को बता रहा है, कितना उसके मास में चेंज हुआ है। ठीक है, अगर उसको हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी समतुल्य ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस एनर्जी के वो जो है इक्विवेलेंस एनर्जी होता है, मास इक्विवेलेंस एनर्जी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूले के टर्म में अगर इसे हम लोग लिखें तो ये क्या आ जाएगा, जेड एम एन प्लस जेड एन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास इनटू सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी। या एटॉमिक मास के टर्म में अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो एटॉमिक मास के टर्म में यहाँ पे ध्यान रखेंगे जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉम आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम क्यों आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियन प्लस जेड इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास के केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ के हम लोग का क्या बनता है, हाइड्रोजन एटॉम बनता है। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटॉम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम में क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है। इसमें एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इसकी बाहरी कक्षा में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका पूरा मास क्या होगा, एम पी प्लस एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ एच। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस एम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ये हम लोग का एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एम एच इक्वल टू क्या है, लिख लो, ये होता है एम पी प्लस एम पी। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, ये दो चीज़ से जो है हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जब भी न्यूमेरिकल आएंगे, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये सभी वैल्यू जो है वो दे दिया रहेगा। ठीक है, ए एन एम एन सभी का वैल्यू जो है वो दे दिया रहेगा, बस आपको सिंपली प्लस माइनस करना है और आपको जो है वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके सिवा और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है इसका नोट्स मिल जाएगा, आप बाकी चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, ये नाभिक के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बहुत सारे मॉडल दिए गए, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, नाभिक के बारे में क्या बोलते हैं, और बहुत सारा जो मॉडल है वो दिया गया था। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग का लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हम लोग का सेकेंड टॉपिक, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जैसे कि इसका नाम है, नाम से ही स्पष्ट है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होना चाहिए, ऐसा मॉडल। ये मॉडल जनरली किस चीज़ पे बेस्ड है, ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम लोग का नाभिक होता है वो द्रव की एक बूंद की तरह होता है। ठीक है, द्रव की एक बूंद के समान होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें समानताएं देखने से पहले हम लोग इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये जो मॉडल है ये किस चीज़ पे बेस्ड है। इसका तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो हम लोग का किसके समान होता है, लिक्विड
लिक्विड ड्रॉप के समान होता है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के जैसा होता है। दोनों में बहुत सारी क्या होती हैं, सिमिलरिटी होते हैं, इसलिए हम लोग नाभिक को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी उसी उसी की तरह मान के जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या माना गया था कि इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि होता है, ठीक है, अराउंड कितना होता है, 10 की पावर 17 kg, ठीक है। अगर मास डेंसिटी की हम लोग बात करें तब 10 की पावर क्या होता है, 17 kg पर मीटर का क्यूब। अगर हम लोग नंबर डेंसिटी की बात करें तो 10 की पावर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसका डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इस पर जो फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है, इसके पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है, वो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो संतृप्त होता है। संतृप्त होने का मतलब समझ रहे हो, ये जो है अपने सिर्फ नियरेस्ट नेबर तक ही जो है वो सीमित रहता है, इसके आगे जो है इसका इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। ओनली नियरेस्ट नाइबरिंग इंटरेक्शन, ठीक है, सिर्फ अपने समीप के जो है न्यूक्लियन से जो है ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसी कारण से ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण से ये माना गया कि जो न्यूक्लियस होता है वो लिक्विड ड्रॉप के समान होता है। अगर हम लोग सिमिलैरिटीज देखें, सिमिलैरिटीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज देखें तो पहला जो हम लोग का सिमिलैरिटी है, दोनों का जो शेप होता है वो लगभग लगभग क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, दोनों का शेप, अनाभिक का भी शेप और द्रव बूंद या लिक्विड ड्रॉप का भी जो शेप होता है वो लगभग लगभग क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, दोनों का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं नाभिक के केस में, ठीक है, और लिक्विड के केस में भी। जो फोर्स होता है दोनों में ही जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का वाटर में क्या होता है, अगर हम लोग कहीं पे पानी को रख दें तब उसका क्या होते रहता है, वेपोराइजेशन होते रहता है, ठीक है। वो पानी जो है आप लोग किसी बर्तन में अगर पानी रख देंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भले ही उसको आप गर्म नहीं करेंगे, जनरली क्या होता है वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन पानी को अगर आप लोग कहीं छोड़ देंगे, अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिल रहा है तब भी वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो ये वेपोराइजेशन जो है उसमें होते रहता है, ठीक है। जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तब वेपोराइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बिना गर्म किए भी उसमें वेपोराइजेशन जो है वो हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो नाभिक में भी क्या होते रहता है, अल्फा बीटा और गामा डीके होते रहता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अल्फा बीटा गामा डीके जो है वो होते रहता है। जैसे वेपोराइजेशन होता है वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस में अल्फा बीटा गामा डीके होता है। इसके बाद आता है जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग का आगे पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जैसे इसमें लेटेंट हीट होता है, इसमें ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होता है। जैसे छोटे छोटे
लिक्विड मिल मिल का जो है वो बड़ा लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न, ठीक है। जैसे छोटे छोटे द्रव बूंद मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा द्रव बनाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे कौन सा घटना होता है, फ्यूज़न होता है। छठवां, फिजन। फिजन क्या होता है, जैसे बड़ा जो द्रव का बूंद है वो अस्थायी हो रहता है और वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे बूंदों में जो है वो टूट जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे कौन सा घटना होता है, फिजन घटना होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी, ठीक है, किसमें, लिक्विड ड्रॉप और ये नाभिक में, ठीक है, न्यूक्लियस में जो है कुछ सिमिलरिटीज थी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो दोनों में अंतर क्या होता है। एक साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप ले लेते हैं, और एक साइड क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड ड्रॉप होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। ये क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक होगा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल स्तरीय होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, स्थूल स्तरीय होता है। और ये जो होता है हम लोग का माइक्रोस्कोपिक होगा। माइक्रोस्कोपिक यानी कि ये होता है हम लोग का सूक्ष्म स्तरीय। ये सूक्ष्म स्तरीय होता है। अगर हम लोग लिक्विड ड्रॉप की एनर्जी की बात करें तो इसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, लेकिन जो हम लोग का नाभिक नाभिक होता है इसका जो एनर्जी होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है, ठीक है। इसे जो लिक्विड ड्रॉप होता है इसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से जो है वो इसके बारे में स्टडी करते हैं, जबकि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आने वाले क्लासेस में जो है, आगे की क्लासेस में जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ने के लिए, डिटेल में जानने के लिए, ठीक है, और ख़ासकर हिंदी मीडियम में जानने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है इस पर रिलेटेड जो है वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में देखते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो होता है ये नाभिक के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करने में सक्षम था, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ें। एक तो हम लोग का होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही सही से जो है वो एक्सप्लेन कर पाया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और दूसरा था इसका एस्टिमेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वो हम लोग ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो है वो यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है ये हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन वाले चैप्टर में जो है वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी क्लासेस जो है वो कल होंगी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो है हम लोग बस ये एक चीज़ देखते हैं, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का एस्टिमेशन हम लोग कैसे करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल का यूज़ करके, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में न्यूक्लियर मॉडल के अंदर आता है हम लोग का लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला रहता है इसे हम लोग बोलते हैं सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का लिक्विड में लिक्विड के लिए लिक्विड की जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे टर्म क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही जो हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी होता है किसका, न्यूक्लियस का, नाभिक का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसमें भी बहुत सारे टर्म जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से पहला है हम लोग का वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म,
असाइमेट्रिक टर्म, कूलाम टर्म, और आता है हम लोग का पेयरिंग टर्म। ठीक है, ये 5 टर्म का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। वॉल्यूम टर्म हमें मिलता क्यों है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहेगा वो अपने आसपास के जो न्यूक्लियस है उनको क्या करेगा? ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उनमें जो है वो आकर्षण बल लगाएगा, तो इसके कारण क्या होगा? नाभिक का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये पहला टर्म हम लोग का, ठीक है, ये जो है वो पॉजिटिव में रहता है। अगर सेकेंड की बात करें हम लोग, तब क्या होगा? ये जो नाभिक है, जो सरफेस का जो नाभिक होता है, इसका वातावरण अलग अलग रहता है। देखो, ये यहाँ से जुड़ा होगा, ये यहाँ से जुड़ा होगा, और इसके अंदर का माहौल अलग होगा। जबकि बाहर जो है, बाहर का जो बल है वो क्या रहेगा? वो जो है वो खाली रहेगा। इसी कारण क्या होता है? ठीक है, ये जो है बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसीलिए जो सरफेस टर्म आएगा ये हम लोग का माइनस साइन के साथ आएगा। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जो है माइनस टर्म के साथ आएगा। उसके बाद अगर हम लोग कूलाम टर्म को देखें, तब कूलाम में क्या होगा? जैसे ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में जो है वो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन, प्रतिकर्षण होने के कारण क्या हो जाएगा? ये जो है बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऊर्जा कम होने के कारण ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी में ये टर्म भी, ठीक है, ये टर्म है हम लोग का कूलाम टर्म, ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा टर्म आता है हम लोग का असाइमेट्रिक टर्म। ठीक है, असाइमेट्रिक टर्म जनरली आता क्यों है? देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तब हम लोग जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ देखो, असाइमेट्रिक टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो किसके बीच खींचा गया है? प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के बीच में खींचा गया है। ठीक है, ये जो अगर दोनों का नंबर बराबर होता है, जो कि लगभग 20 तक जो है वो दोनों का नंबर बराबर रहता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं उतने नंबर ऑफ क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं 20 तक। लेकिन जैसे ही हम लोग परमाणु क्रमांक 20 से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो तेजी से बढ़ते जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होने लगता है, किसके कंपेरिजन में? नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें अगर यहाँ देखें तो 20 प्रोटॉन, 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए जो है वो 20 जो है हम लोग के पास न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हम लोग 40 के केस में देखें तब यहाँ पे क्या है? 40 जो प्रोटॉन के कंपेयर में कितने? 50 जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर हम लोग ये 60 के लिए देखें, 60 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये, ठीक है, हम लोग के पास 60 क्या बोलना चाहिए? प्रोटॉन के लिए लगभग कितने? 80 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, इस जो एक्चुअल ग्राफ होता है उसमें क्या होता है? एन इज ग्रेटर देन जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते जाता है? ज्यादा होते जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते जाता है, किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए जो नाभिक है हम लोग का, नाभिक स्टेबल कब रहेगा? ये स्टेबिलिटी का ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, क्या बोलना चाहिए कि एन और एन इक्वल टू जेड हो तो नाभिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन ये जो एन का वैल्यू जो ज़्यादा होते जाता है, ठीक है, इसी कारण क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। इसलिए इसे, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं असाइमेट्रिक टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हम लोग का असाइमेट्रिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। असाइमेट्रिक टर्म किसके लिए आता है? ये z इक्वल टू n ना होने के कारण। ठीक है, ये हम लोग का, और असाइमेट्रिक टर्म भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है हम लोग का पेयरिंग टर्म। पांचवा जो है पेयरिंग टर्म। पेयरिंग क्या होता है? देखो, जब हम लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में जब हम लोग सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तब क्या होता है?
जैसे पी में तीन जो है वो कक्षाएं रहती हैं, तीनों में हम लोग क्या करेंगे, पहले भर देंगे उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे, लेकिन नाभिक के केस में ऐसा नहीं होता। नाभिक के केस में जो है वो शुरू से हम लोग पेयरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के पास पी सेल होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो भरेंगे, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे इस टाइप से भरते जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेयरिंग होने पर ये जो है स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए नाभिक में जो है ये पेयरिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किस तरह से हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स में जो है वो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का। इसमें देखो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है, दोनों इवन है, तब वो जो है प्लस में आएगा एनर्जी। ठीक है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये ऑड में है, ये ऑड में है, ठीक है, नंबर ऑफ जेड भी क्या है, ऑड है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन भी क्या है, ऑड है, तो उस केस में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो घट जाएगा। ये अराउंड ए की पावर 3/4 पे जो है वो डिपेंड करता है। कई बुक में क्या लिखा रहता है, ए की पावर 1/2। ठीक है, ये जो है 1 की पावर -1/2 के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/2 भी लिखा रहता है कई जगह जो है वो 3/4 भी लिखा रहता है। एक्चुअली जो पहले जो एस्टिमेशन दिया गया था वो 3/4 दिया गया था, लेकिन बाद में जो है इसमें करेक्शन किया गया, और ये जो है -1/2 लिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ टर्म। एक बार जो है इसका डिपेंडेंसी देख लेते हैं। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला में जो हम लोग का सबसे पहला टर्म आता है, ठीक है, वो है वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, आयतन ऊर्जा, आयतन ऊर्जा ईवी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो है ए पे डिपेंड करता है। ए के समानुपाती होता है, समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करेंगे, वो क्या आएगा हम लोग का, ए भी। आप लोग को बस इसमें याद ये रखना है कि ए, ये जो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए होता है, जो वॉल्यूम टर्म होता है। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का सरफेस टर्म, सरफेस एनर्जी। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा, जो पृष्ठीय ऊर्जा ई एस होगा, ठीक है, ये किसके समानुपाती होता है, ए की पावर 2/3। ये याद रखेंगे। देखो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो आर होता है हम लोग का, वो किसके समानुपाती होता है, ए की पावर 1/3 के समानुपाती होता है। अगर हम लोग आयतन देखें तो आयतन किसके समानुपाती होगा, आर के क्यूब के समानुपाती होगा। अगर स्फेरिकल है तो 4/3 आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है आर का क्यूब अगर करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए के समानुपाती हो जाएगा, इसीलिए जो वॉल्यूम टर्म है वो किसके समानुपाती होता है, ए के समानुपाती होता है। ठीक है, और जो सरफेस टर्म है वो ए की पावर 2/3 के समानुपाती होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो सरफेस एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, इसीलिए ये जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद तीसरा आता है हम लोग का कूलॉम, कूलॉम एनर्जी। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये जो है बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, तो ई सी का जो वैल्यू होता है वो -AC, और यहाँ पे Z-1/A। ठीक है, ए की पावर 1/3, या हायर न्यूक्लियस, मतलब अगर जेड का वैल्यू हाई है तो इसे जेड का स्क्वायर माइनस AC Z² ए भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1/3। ठीक है, ये होता है हम लोग का कूलॉम एनर्जी टर्म। उसके बाद चौथा आता है हम लोग का एसिमेट्रिक टर्म। ठीक है, ये जो टर्म होता है, ए एस, ठीक है, ये n-z का होल स्क्वायर।
एन माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कितना डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये ग्राफ जो बताया, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में जो है कितना डिफरेंस है, इसके स्क्वायर के जो है ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा ये ए माइनस जेड, ए माइनस टू जेड का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए एस, ये जो टर्म है ये ए एस है, ठीक है, ये एसाइमेट्रिक टर्म, ये भी जो है इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद पांचवा आता है हम लोग का पेयरिंग टर्म। पेयरिंग टर्म, पेयरिंग एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे जो है वो डिपेंड करता है। इसका वैल्यू होगा प्लस ए पी ए की पावर माइनस हाफ, अगर क्या है ई भी इवन है, ठीक है, और क्या है एन, एन और ई दोनों क्या है इवन है। अगर जीरो होगा, अगर कोई वन, कोई एन और ई में कोई एक क्या है इवन और ऑड है, ठीक है, अगर ये इवन ऑड है तो ये क्या होगा जीरो होगा, और ये माइनस ए पी ए की पावर माइनस हाफ आएगा, ठीक है, अगर एन और ई दोनों क्या है ऑड है, ठीक है। तो ये जो है पेयरिंग टर्म का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी ई बाई ए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। ये जो है नाभिक के स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है, और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बताता है। यहाँ पे इसके लिए ग्राफ होगा मेरे ख्याल से, हाँ, ये देखो, ये है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए ग्राफ, या इसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अगर सभी टर्म का कंट्रीब्यूशन मिला के अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के लिए ग्राफ खींचें, जहाँ पे एक साइड क्या है, ये इस साइड पे है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे इस साइड में है हम लोग का ये एट मास नंबर, ठीक है, मास नंबर ए। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ कुछ हम लोग को इस टाइप से मिलेगा। देखो क्या होता है, ये जो ग्राफ है वो शुरू होता है इनिशियली, ठीक है, ये सबसे नीचे जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, फिर ये जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर से ये क्या आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस टाइप से ये कम मास नंबर के लिए इस टाइप का वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलता है, और फिर ये एफ ही तक जो है वो बढ़ता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होने लगता है, ये जो है घटने लगता है। ये इस टाइप से ग्राफ हम लोग का रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को फेवर करेंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जो कम होता है, तब ये क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को जो है वो फेवर करेंगे। जिनकी ये जो है जिनके लिए क्या होता है, मास नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, ये किसको फेवर करते हैं, न्यूक्लियर फिजन को, ठीक है, नाभिकीय विखंडन को जो है वो फेवर करेंगे, ठीक है, ये पेन थोड़ा सा, नाभिकीय विखंडन को फेवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन कैन yield एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो आयरन से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है,
वो जनरली क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन से जो है वो एनर्जी इमिट करते हैं। यहाँ पे आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का आयरन होता है, आयरन यानी कि Fe56, Fe56 इसका जो क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, 26 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 है। ये जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। और इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सभी के लिए जो है इससे कम आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसके आसपास के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आयरन ग्रुप। द आयरन ग्रुप ऑफ आइसोटॉप्स आर मोस्ट टाइटली बाउंड, ठीक है। जो आयरन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है Ni, इसको मोस्ट टाइटली बाउंड लिखा है। ये मतलब ये सभी देखो, ये जो है जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी जो है वो मोस्ट टाइटली बाउंड होते हैं। निकेल F62 28 निकेल 26 आयरन, ये जो है इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक दिया हुआ हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों दिए हुए हों तो आप आयरन को जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। एवरेज मास ऑफ फ्यूजन फ्रेगमेंट, ठीक है, अबाउट 118, ठीक है। ये 118 के बाद जो है वो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो है एवरेज है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो है इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो ए के समानुपाती होता है। किस केस में, जब एटॉमिक नंबर हम लोग का ए इज लेस देन 20 हो। अगर ए बी एटॉमिक सॉरी मास नंबर जो है वो 20 से छोटा हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो ए के समानुपाती होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ए के समानुपाती होगा, ठीक है। यानी पहला वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, ठीक है, तब जो है ये 20 यानी कि ये, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ तक, ये अराउंड यहाँ तक क्या होगा, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू है वो भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये जो है मास नंबर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एरिया आता है ये वाला रीजन, 20 से 60 के बीच, 20 से 60 के बीच यहाँ पे क्या रहता है, ये लगभग लगभग जो है वो कांस्टेंट रहता है। और 60 के बाद क्या होने लगता है, ये जो वैल्यू है वो घटने लगता है, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 20 से ज़्यादा हो और 60 से क्या हो, कम हो, तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, लगभग लगभग जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लगभग लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद थर्ड, अगर ए का जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो, तब ये क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, ये जो है वो घटने लगेगा, डिक्रीजिंग विथ ए। जैसे जैसे ए बढ़ते जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो घटते जाएगा, ठीक है।
अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, स्मॉल है, ठीक है, अगर वैल्यू जो है वो कम है, तब ये फ्यूजन को जो है वो, सॉरी, फ्यूजन को जो है फेवर करेंगे, ठीक है। और जब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मतलब अगर न्यूक्लियस हैवियर है, तब ये जो है वो फ्यूजन को फेवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले से हम लोग जो है मोस्ट स्टेबल आइसोबार का जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास बहुत सारे आइसोबार दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका आइसोबार मतलब जिनका जो मास नंबर है वो क्या है, इक्वल है, तो उनमें से जो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार किसके लिए, मास नंबर ए के लिए, ठीक है, मास नंबर ए के लिए जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा Z0, वो क्या होगा, ए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछ चुका है, ठीक है। 2 प्लस कूलाम एनर्जी टर्म में जो कांस्टेंट आया था ए सी बटे 2 इंटू ए साइमेट्रिक टर्म में जो कांस्टेंट आया था, ठीक है, वो इंटू ए की पावर 2/, ठीक है, ये इस टाइप से, या इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 को हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे AC/4 ए साइमेट्रिक आ जाएगा और ए की पावर 2/3, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू रखें, ए सी का वैल्यू रखें और ए एस का वैल्यू रखें और कैलकुलेट करें, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा। तो ये इस तरह से जो है हम लोग मोस्ट स्टेबल आइसोबार के बारे में भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम लोग का मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियस। ये कुछ फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे, ठीक है, मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियस, ठीक है। जो मिरर न्यूक्लियस होते हैं उनमें मास डिफरेंस क्या होता है, जो मिरर न्यूक्लियस होंगे उसमें से एक क्या होगा, ए जेड होगा, ठीक है, और दूसरे का जो है उससे एक कम या ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक कम वाला ले लेते हैं, A Z-1, ठीक है, ये जो है मिरर न्यूक्लियस होगा। इसमें जो मास डिफरेंस या फिर एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। ए सी क्या है, कूलाम एनर्जी टर्म में जो कांस्टेंट यूज हुआ था कि पावर 2/, ये कूलाम एनर्जी टर्म नहीं है, ठीक है, कूलाम एनर्जी टर्म का बस कांस्टेंट है और ए की पावर 2/3, ये जो है याद रखेंगे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद एक आता है कूलाम एनर्जी डिफरेंस, कूलाम एनर्जी डिफरेंस, डेल ई सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी ए की पावर 2/3 आ जाएगा। इतने ही पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ सक्सेस देख लेते हैं। इसके इसका सक्सेस क्या था, इसका सक्सेस वही था, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन को जो है वो सक्सेसफुल क्या बोलना चाहिए, एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और क्या था, ये पहला था, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था क्या था, बाइंडिंग एनर्जी का एस्टिमेशन। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी से ये कर पाया, ठीक है। डीमेरिट्स में देख लेते हैं।
डिमेरिट्स यानी कि असफलताएं या कमियां, ठीक है। इसमें जो है वो क्या कमी थी। सबसे पहले तो ये मैजिक नंबर को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। मैजिक नंबर्स हाँ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। नॉट एबल टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर के बारे में जो है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद जो नाभिक की स्पिन पैरिटी होती है, स्पिन पैरिटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिला, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाया, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी जो है वो कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। और चौथा था इसका आइसोमर। अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर भी सेम है, ठीक है, आइसोमर्स एटॉमिक नंबर भी सेम है और प्रोटॉन नंबर भी सेम है, तब भी उसमें जो है एनर्जी और लाइफ टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। कौन? अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इसी कारण से हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। सेल मॉडल की सहायता से हम लोग ये मैजिक नंबर को भी एक्सप्लेन कर पाए, स्पिन पैरिटी को भी एक्सप्लेन कर पाए और मैग्नेटिक मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कर पाए। और यहाँ पे जो आइसोमर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे भी जो है हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, किसका यूज़ करके, सेल मॉडल का यूज़ करके, ठीक है। अलग अलग एनर्जी, ये जो क्या बोलते हैं, एनर्जी और लाइफ टाइम में जो डिफरेंस आता है वो किस लिए आता है, एनर्जी, अलग अलग एनर्जी स्टेट होने के कारण आता है। ये एनर्जी स्टेट जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग का सेल मॉडल भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, खासकर नाभिक की किन किन प्रॉपर्टी को, मैजिक नंबर को, स्पिन पैरिटी को, मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग सेल मॉडल की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक है। सेल मॉडल क्या बोलता है कि जैसे एटॉम्स में एनर्जी लेवल क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ऐसे ही जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक के भी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इसी क्वांटाइजेशन के कारण क्या होता है, हम लोग को अलग अलग जो है वो एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये एक एनर्जी लेवल्स है हम लोग का, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये सब जो है वो एनर्जी लेवल जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसी कारण हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मैजिक नंबर भी जो है वो देखने को मिलता है। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, मैजिक नंबर हम लोग का होता है 2, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये स्पेशल नंबर है, ऐसे कोई भी नंबर जो है वो मैजिक नंबर नहीं होता, ठीक है। 2 होता है, 8 होता है, उसके बाद 20, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है 20, 28, 50, 82 और 120, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर इन्हें क्यों कहा जाता है, ठीक है। जिन भी नाभिक में इस नंबर के न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन होते हैं वो जो है अपने आसपास के नाभिकों से जो है वो ज़्यादा स्थायित्व दिखाता है, ठीक है। अगर कोई नाभिक है और उसमें जो है मैजिक नंबर के जो है न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, तब वो जो है ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नाभिक का इस
स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या तो वो स्थायित्व आपको मैजिक नंबर से बताना है, ठीक है, या फिर उसका स्थायित्व आप इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बता सकते हैं, या फिर उसका स्थायित्व जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बता सकते हैं, ठीक है। एक मैं ना मतलब टॉपिक को समराइज कर दूंगा, जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब बता दूंगा कि स्थायित्व जो है वो किन किन चीज़ों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नाभि का स्थायित्व है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और मैजिक नंबर में ये देखा गया कि ऐसे नाभिक ऐसे नाभिक जिनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो मैजिक नंबर हूँ, वो जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, रिलेटिवली मोस्ट मोर स्टेबल देन द नेबरिंग न्यूक्लियस, ठीक है। अपने आसपास के जो नाभिक होते हैं उनसे जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं, इसीलिए मैजिक नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी को जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर क्यों मैजिक नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या आया, सेल मॉडल आया। सेल मॉडल ने क्या बताया कि जो नाभिक होते जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एटॉम में जिस तरह से हम लोग का एस पी डी एफ, ठीक है, ये सब ऑर्बिट होते हैं जी एच, ठीक है। इनके लिए क्या बोलते हैं, एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू इसके लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए क्या होता है 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, जी एच, उसके बाद आई जे, आई के लिए क्या आता है 6 आता है, सॉरी जी के बाद, हाँ ठीक है, एच, हाँ ठीक है, ठीक है, एस पी डी एफ जी एच आई जे, ठीक है, जे के लिए क्या आ जाएगा 7, ये सब नंबर जो है वो आते हैं, ठीक है। ये जो है हम लोग के न्यूक्लियर सेल हैं। और जो नाभिक का जो स्पिन होता है वो होता है प्लस माइनस हाफ, और ये स्पिन के साथ जो है क्या होते हैं, स्पिन के साथ कपल हो जाते हैं, ठीक है। और एस स्पिन एस कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। हाफ के साथ ये क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये मॉड में लेते हैं, कपलिंग कैसे होता है, एल प्लस माइनस एस, ठीक है। या फिर इसे हम लोग क्या बोलें, एल प्लस से लेके एल माइनस तक जो है वो क्वांटम नंबर हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाफ होता है, 0 माइनस हाफ, और ये जो है मॉड वैल्यू में होता है, 0 माइनस हाफ ले सकते हैं, पी 1 के लिए क्या ले सकते हैं 1 प्लस हाफ ले सकते हैं, और 1 माइनस हाफ, ठीक है। ये आगे देखो वैल्यू कैलकुलेट करना, बट नेक्स्ट में देखिए, ठीक है। तब इसी के कारण यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोग को कि यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण जो है एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। एक पी एनर्जी लेवल जो है वो दो एनर्जी लेवल्स में टूट गया है, ये जो है पी वाला है 1 पी है, ठीक है। ये 1 डी वाला है, ठीक है, 1 डी भी जो है दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया है यहाँ पे। लेकिन देखो एटॉमिक के केस में स्प्लिटिंग जो है वो अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग जो एनर्जी लेवल्स जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में टूटते हैं, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, दो ही एनर्जी लेवल्स में टूटेंगे। क्यों टूटेंगे, देखते हैं। अगर हम लोग का एस का वैल्यू हाफ है, ठीक है, और एल का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, यानी कि किस ऑर्बिट के लिए, ये जो है एस ऑर्बिट के लिए है। एस ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 0 है और एस का वैल्यू हाफ है, तब इसमें कपलिंग क्या होगा 0 प्लस मॉड हाफ, मतलब 0 प्लस हाफ का मॉड से लेके 0 माइनस हाफ के मॉड तक, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये हाफ ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें एस में जो है हमें एक ही एनर्जी लेवल्स देखने को मिलता है, एस में जो है वो एक ही एनर्जी लेवल रहेगा, और वो क्या रहेगा एस हाफ रहेगा, कहीं भी एस हो, ठीक है। एस में क्या रहेगा एस हाफ, ये 2s हाफ है, ठीक है, ऊपर कहीं पे 3s हाफ होगा, तो जो एस है, ठीक है, वो हमेशा हाफ में रहेगा। उसके बाद पी के लिए अगर हम लोग देखें, और इसे हम लोग एल एस कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। एल का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा और एस का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तब हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा 1 प्लस हाफ और 1 माइनस हाफ का मॉड, ठीक है। 1 प्लस हाफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2,
2 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ। इसीलिए पी के हम लोग को दो वैल्यू देखने को मिलेंगे। पी जो एनर्जी लेवल्स है वो दो एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। कौन सा, एक होता है पी हाफ और एक होता है पी 3/2। ठीक है, पी 3/2 जो है वो नीचे रहेगा और पी हाफ जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग डी के लिए अगर देखें, डी के लिए एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एस का वैल्यू हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो वैल्यू मिलेंगे, एक क्या होगा 5/2 हो जाएगा और एक हो जाएगा हम लोग का 3/2। इसीलिए डी के साथ हमेशा क्या आएगा, देखो डी 5/2 और डी 3/2। तो इस तरह से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, और ये स्प्लिटिंग क्यों होता है, एल एस कपलिंग के कारण। जब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तब एल एस कपलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एल एस युग्मन के कारण जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी कारण हम लोग को अलग अलग सेल देखने को मिलते हैं, 1s 1p। ठीक है, अब आप लोग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इन सेल को हम लोग भरें कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ये जो एस है, एस ऑर्बिट है, इसके लिए इसमें जो है हम लोग को दो न्यूक्लियन हम लोग भर सकते हैं। न्यूक्लियन मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन को हम लोग को अलग भरना है और प्रोटॉन को जो है वो सेपरेट, दोनों को अलग अलग भरते हैं। ठीक है, एक ही कक्षा में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन नहीं भर सकते। या न्यूट्रॉन का जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग होगा और प्रोटॉन का जो है एनर्जी लेवल क्या होगा, अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही एनर्जी लेवल था, लेकिन न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग अलग होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है हम लोग अलग अलग फील करेंगे। यहाँ पे देखो, ये 1s के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 1s और 1p ले लेंगे तब हम लोग का 8 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग का दूसरा मैजिक नंबर है। और इसके बाद 1s 1p 1d और 2s तक ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का तीसरा मैजिक नंबर। उसके बाद 1f7 जो होता है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 28। ये हम लोग का चौथा मैजिक नंबर। उसके बाद ये 1g9/2 तक क्या आ जाएगा हम लोग का, पांचवा जो है मैजिक नंबर हम लोग को मिल जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मैजिक नंबर को जो है हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सेल मॉडल में जो हम लोग के जानने के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना, ये सॉरी न्यूक्लियॉन्स को भरना। अब इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेपरेटली filled इन न्यूक्लियर सेल। ठीक है, मतलब हम लोग हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग 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 कक्षाओं में भरेंगे। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में भरेंगे। भरने का क्रम क्या होगा, भरने का क्रम देखो, भरने का क्रम लिखना कैसे लिखना है वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s 1p 1d 1f 1g 1h। ठीक है, ऐसे ही आगे जो है ये 1 1 आते जाएगा। उसके बाद दो को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे पेयर बना लेंगे। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर। अब ये पेयर को छोड़ के नेक्स्ट फिर से लिखना शुरू करेंगे, 2s 2p 2d और 2f। ठीक है, फिर से इस पेयर को छोड़ के फिर से 3s और 3p। ठीक है, ये इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो है कक्षाएं रहेंगी। अब इनकी उप कक्षाओं को कैसे लिखेंगे, देखो इनकी उप कक्षाओं को कैसे लिखेंगे।
सबसे पहला आता है हम लोग का 1s हाफ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1p, 3/2 आएगा। p के लिए क्या क्या आता है बताया था, 3/2 आता है और आता है 1p हाफ, ठीक है। उसके बाद d के लिए क्या आएगा, 1d 5/2 और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज, पहला पेयर सीक्वेंस में रहेगा, दूसरे ये क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो अल्टर हो जाएगा, मतलब जैसे d का दो वैल्यू है तो पहले 1d 5/2 आएगा, उसके बाद 3/2 और इन दोनों के बीच में ये जो s वाला है, ठीक है, 2s हाफ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ये हम लोग का क्या है, d 3/2 और d हाफ के बीच में क्या आ गया है, 2s हाफ आ गया है, ठीक है, एनर्जी लेवल। यानी d 5/2 के बाद किस में भरेगा, 2s हाफ में भरेगा और उसके बाद फिर से d 3/2 में, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में आप लोग क्या याद रखेंगे कि ये जो ये दोनों है इन दोनों में अल्टर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 1f 7/2, ठीक है। उसके बाद 2p, p में क्या आता है, 3/2, 2 बाई, ठीक है। और फिर उसके बाद 1f 5/2 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2p हाफ, ठीक है। अगर हम लोग g के लिए भरें, यहाँ पे जो है फिर से सीक्वेंस में रहेगा, ये किस में रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब 1g 9/2, 1g 5/2, 2 क्या है, d है, ठीक है, 2d, d में क्या आता है 5/2, 2d 3/2 और 3s हाफ। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1h में क्या आ जाएगा, 11/2, 1h 9/2, 2f 7/2, 2f 5/2 और 3p 3/2 और 3p हाफ। सभी जो है वो सभी जो है हाफ में खत्म होंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो है हाफ में खत्म हुआ था, ये भी हाफ में खत्म हुआ था, ठीक है। ये दोनों के केस में जो है वो हाफ, यहाँ पे जो है वो हाफ में खत्म नहीं होगा, उसके बाद ये सीक्वेंस में रहेगा तो हाफ में, ठीक है। और सभी में 9/2, देखो 9/2, ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है, क्या लिख दिया हूँ, 8 लिख दिया हूँ, ये 7/2, 5/2, 3/2 फिर हाफ, ठीक है, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2 हाफ, इस टाइप से जो है ये सीक्वेंस रहेगा। इसके साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपको क्या जब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स को भरेंगे तब ये आसानी होगा, ठीक है। 1s के लिए जो 1s खत्म होता है, ठीक है, वो दो न्यूक्लियॉन्स पे खत्म होता है, ठीक है, ये जो है दो न्यूक्लियॉन्स पे खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे कितना भरेंगे। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे भरते हैं, ठीक है, इसे ये जो वैल्यू आता है एल एस कपलिंग से जो वैल्यू मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर एल प्लस ये वेक्टर एस होता है, ठीक है। वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस होता है, ठीक है, वेक्टर जे। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 11/2, 9/2, ये सब क्या है, जे का वैल्यू है, टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जे का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या बताने वाला था, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भर पाएंगे, ये होता है हम लोग का 2j+1, ठीक है, 2j+1। जैसे कि अगर j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू अगर हाफ है, तब कितने उसमें न्यूक्लियॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 × ½ + 1 यानी कि 2, ठीक है। अगर j का वैल्यू क्या है, 11/2 है, तब उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स रह सकते हैं, n = 2 × 11/2 +
1 यानी कि 12। या फिर आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जो होगा यहाँ जैसे 1 है तब यहाँ पे कितने न्यूक्लियन भर पाएंगे, 2। यहाँ पे अगर क्या है 3 है तो यहाँ कितने भर पाएंगे, 4। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे जो होगा उसका +1। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 न्यूक्लियन भर पाएंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियंस भर पाएंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियंस आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ये 9 है तो यहाँ पे 10, ठीक है। ये 7 है तो यहाँ पे 8, ठीक है। इस टाइप से जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हम लोग भर सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस काउंट करें तो यहाँ पे जो है वो टोटल 2 होगा। यहाँ तक आते आते टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 + 4 6 + 2 8 आ जाएगा। यहाँ तक आते आते आ जाता है 20, ठीक है। ये 3 जो है मैजिक नंबर पहले 3 सेल में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिक नंबर नहीं आएगा लेकिन ये नंबर भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आएगा 40, ठीक है। मतलब इस सेल में जैसे अगर आपको 45 के लिए भरना है तब आप ये तीनों को क्यों भरेंगे, ठीक है। सीधा आप लोग को यही लिखना है और यहाँ से जो है वो भरना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ तक जो आएगा वो 40 परमाणु क्रमांक तक आएगा, ठीक है। या 40 न्यूक्लियन तक जो है वो यहाँ भरेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे होता है 70, ठीक है, 70। और अगर हम लोग अब मैजिक नंबर काउंट करें तो ये 20 होने के बाद, ये 20 होने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या, हम लोग का आ जाएगा 28, ठीक है। ये 1f7/2 में क्या आता है, 28 आता है, ठीक है। यहाँ पे 40 होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। ये हम लोग का 5वां मैजिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 82। तो ये नंबर अगर आप लोग याद रखेंगे तब क्या बोलना चाहिए, जब हम लोग इसे फील करेंगे तब आपको आसानी होगा, ठीक है। जैसे कोई 20 से ज़्यादा अगर 21 के लिए फील करना है तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे फील करेंगे, ठीक है। इसके लिए फील करेंगे अगर ये नंबर आपको याद है तब, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ना ये इसके साथ ये नंबर को याद रखेंगे। ये 2 होता है, ये 8 होता है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 70, ठीक है। ये नंबर जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे होता है 112, ठीक है, 112। जब इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें आप लोग को और क्लियर हो जाएंगी। अब सेल मॉडल से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मॉडल। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है, ज़्यादा लेंथ हो गया है, लेकिन हम लोग के पास टाइम भी कम है, ठीक है। कम समय में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर करना है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है, स्पिन, ठीक है। स्पिन जिसे अभी मैं क्या बोल रहा था, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बोल रहा था, ठीक है। ये जो है इसे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं, ठीक है। और स्पिन का वैल्यू क्या होता है, लास्ट न्यूक्लियन, लास्ट न्यूक्लियन जिस भी सेल में जाएगा, ठीक है। लास्ट न्यूक्लियन जिस भी सेल में जाएगा, ठीक है ना, लास्ट न्यूक्लियन सेल, उसके लिए जो जे का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पैरिटी। पैरिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। पैरिटी का वैल्यू क्या होगा, P इक्वल टू होता है -1 की पावर L, ठीक है। L क्या है,
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि जो भी सेल होगा, जैसे एस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, पी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, पी डी के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। नाभिक में जो स्पिन पैरिटी है उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन पैरिटी रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्पिन और ऊपर में लिखते हैं पैरिटी, ठीक है। ये जो है स्पिन नंबर होगा और ये जो है पैरिटी होगा। पैरिटी जो है वो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर एल इवन है तो +1, अगर एल ऑड है तो -1, ठीक है। तो इस टाइप से लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 7/2 प्लस, ठीक है, 5/2 माइनस, इस टाइप से जो है वो आगे नोटेशन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है, आपको जो है न्यूक्लियस दे देगा, ठीक है, कोई भी जो है वो न्यूक्लियस दे देगा और इसके लिए आप लोग को क्या लिखने के लिए बोलेगा, स्पिन पैरिटी लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये स्पिन पैरिटी लिखने के जो है वो कुछ नियम है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ नियम है, ठीक है, वो देख लेते हैं। सिर्फ नियमों को ही देख लेते हैं, ज़्यादा जो है इसमें नहीं जाएंगे। अगर ए क्या है हम लोग का, ऑड है, अगर ए ऑड है, ठीक है, तब क्या होगा, दो केस होंगे। केस 1, या तो जेड ऑड होगा और एन इवन होगा, ठीक है, क्योंकि इवन और ऑड को जोड़ेंगे तभी तो ऑड आएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, केस 2, जेड क्या होगा, इवन होगा और क्या होगा, एन जो है वो ऑड होगा, ठीक है। इन दोनों केस में सिंपली जिसके लिए भी ऑड है, इवन के लिए क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। इवन के लिए हमेशा स्पिन पैरिटी जो है वो 0+ होता है। तो जिसके लिए भी इवन रहेगा उसके लिए कोई स्पिन नहीं रहेगा, नो स्पिन, किसके लिए, इवन के लिए, ठीक है। और पैरिटी क्या होगा, पैरिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी इवन दिया हुआ है मतलब स्पिन पैरिटी क्या हो जाएगा, 0+। जैसे यहाँ पे जेड इवन है तो इसके लिए पैरिटी क्या आ जाएगा, 0+ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन इवन है तो इसके लिए पैरिटी क्या आ जाएगा, 0+। इसलिए ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। जिसके लिए भी ऑड रहता है, ठीक है, उसी के लिए हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कुछ भी हो, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, अगर नंबर ऑड है तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ऑड नंबर में कैसे करना है, सिंपली जो है इसको हम लोग सेल में जो है वो भरेंगे, 1s½ ठीक है, 1p3/2, 2s½ सॉरी 1p½ ठीक है, 1d5/2, 2s½ 1d3/2 ये लिखेंगे और इसमें जो है वो फिल करेंगे। अब इसमें फिल करने के बाद जो भी रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है, जो लास्ट हम लोग का न्यूक्लियन जिस भी सेल में जाएगा, ठीक है, उसके लिए जो स्पिन का वैल्यू होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन होगा। वही जो है न्यूक्लियर स्पिन होगा। ये हम लोग का पहला केस है। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या आता है, अगर ए क्या है, इवन है, ए इवन है तब भी दो केस आएंगे। पहला केस क्या है, जेड भी इवन हो और क्या हो, एन भी इवन हो, ठीक है। तो इस केस में स्पिन पैरिटी हमेशा क्या आएगा, 0+ आएगा, ठीक है। स्पिन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और पैरिटी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेकेंड केस आता है और यही जो है हम लोग का सबसे डिफिकल्ट केस होता है, अगर Z भी ऑड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो, ऑड हो। अगर ये केस आता है तब हम लोग को कैसे फिल करना है। इस केस में देखो, इस केस में हम लोग यूज करेंगे नॉर्डन्स फॉर्मूला। नॉर्डेनहाइम्स फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है, जेड के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्पिन
ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम। और जो एन का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए स्पिन कैलकुलेट कर लेंगे और सॉरी ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों चीजें, यानी जे और एल का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, किस किस को, जे एन प्लस एल जेड, जे जेड प्लस एल जेड प्लस जे एन प्लस एल एन, सभी को ऐड कर देंगे। अगर ये वैल्यू क्या आता है, इवन आता है, तब जो स्पिन होगा वो होगा जे एन माइनस जे पी मॉड वैल्यू, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे, जे एन और जे पी के वैल्यू को माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, हम लोग का स्पिन होगा, ठीक है, जे का वैल्यू होगा। ये जो भी आएगा ये हम लोग का जे का वैल्यू होगा। उसके बाद हम लोग फिर से अगर हम लोग जे एन प्लस एल एन प्लस जे पी प्लस पी या जेड एल जेड कैलकुलेट करते हैं और ये वैल्यू क्या आता है, ऑड आता है, ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, जे एन प्लस जे पी, ठीक है, ये हम लोग का टोटल एंगुलर मोमेंटम सॉरी स्पिन हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगा। और पैरिटी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू जो है वो एल एन प्लस एल जेड हो जाएगा, ठीक है। और पैरिटी क्या हो जाएगा, पैरिटी पी इक्वल टू -1 की पावर एल जेड प्लस एल एन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब ये फॉर्मूला जो है और क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ जो हम लोग को इससे जानकारी मिलता है वो है मल्टीपोल मोमेंट। न्यूक्लियर मल्टीपोल मोमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस आप लोग इतना याद रखेंगे कि मल्टीपोल जो होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 यानी कि मोनोपोल, 2 यानी कि क्वाड्रुपोल, 4 4 यानी कि क्या होता है हम लोग का, हेक्सापोल होता है, ठीक है। ये इस टाइप से जो है ये आगे बढ़ते जाएगा, इस टाइप के रहेंगे। जबकि मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए क्या रहेगा, 1 डाइपोल रहेगा, ठीक है, 3 ओक्टापोल रहेगा, ठीक है, इस टाइप से जो है ये हम लोग को मिलेगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल किसके लिए होगा, मैग्नेटिक के लिए होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होगा और मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं ये जो है एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा ये जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी है किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है, नाभिक का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, क्वाड्रुपोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी पोल हायर पोल आते जाएंगे, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक ओक्टापोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक के केस में जो इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे कि मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा। इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोग क्यू से देते हैं, और इसका वैल्यू आप लोग याद रखेंगे कि क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है -3/5
2j-1, 2j+2 और r का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रुपोल का, अगर आपको जे कोई यहाँ पे जे दे दिया होगा, ठीक है, जे का वैल्यू जो है वो स्पिन पैरिटी या जैसे दे दिया है 7.2 प्लस, ये इस टाइप से दे दिया है, ठीक है, स्पिन पैरिटी, तब यहाँ पे आप लोग जे का वैल्यू क्या रखेंगे, 7/2 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी आएगा रिजल्टेंट वो हम लोग का क्या होगा, क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा। ठीक है, क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में आप लोग एक चीज याद रखेंगे, अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ये हम लोग को शेप बताता है, तब जो न्यूक्लियस है उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा। अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, तब इसका जो शेप है वो इलिप्टिकल होगा। और कैसा इलिप्टिकल होगा, प्रोलेट होगा, प्रोलेट, यानी कि इसका जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष के अराउंड होगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर Q इज लेस देन 0 है, ठीक है, तब भी ये क्या होगा, इलिप्टिकल होगा और क्या होगा, ऑब्लेट होगा। इसका जो दीर्घ अक्ष है वो इस टाइप से होगा। ये जो क्वाड्रोपोल मोमेंट है ये क्या बताता है, हमें शेप ऑफ न्यूक्लियस बताता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो है वो शेप बताता है, उसका आकार बताता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। क्वाड्रुपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है पता है आप लोग को, बार्न होता है। ठीक है, बार्न, वन वन बार्न इक्वल टू होता है 10⁻⁻28 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻⁻24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार्न का वैल्यू होता है। बार्न जो है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट या क्वाड्रुपोल मोमेंट का जो है वो मात्रक होता है। और एक छोटा सा पॉइंट जो है वो भी याद रखेंगे, अगर J इक्वल टू क्या है, 0 है और J इक्वल टू हाफ है, तब Q का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, J का वैल्यू 0 हो या J का वैल्यू हाफ हो, तो Q का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, स्पिन पैरिटी निकालेंगे, अगर स्पिन का वैल्यू 0 या हाफ आता है तब उसका जो शेप है वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हम लोग का न्यूट्रॉन के लिए भी मिलता है, प्रोटॉन के लिए भी मिलता है, तो ये सब फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अ, इसीलिए ना वो टॉपिक को यहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। एडवांस फिजिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें।